हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन एक्सप्रेशन के विषय में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीबीएसई एनआईएस या यूपी बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं। अगर उनका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और उनका मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन्स एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसमें डीएनए आरएनए के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसके आरएनए और डीएनए के क्या मान्य हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो है भाषाओं में समझाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। साथ में आपको जो डिस्प्ले भी होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कहते हैं इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे समझेंगे। जीन्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा डीएनए के हम बारे में जानेंगे। तो सब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हम समझेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is genes and protein synthesis. There is a most important topic here, gene and protein synthesis. The gene of individually in the genotypes and the expression of the gene result in the phenotypes. This you have already learned. There are preview lesson. There are different structural protein. Example: hemoglobin in the blood, enzymes, pepsins, almost all which are the protein. There are carrier protein in the cell membranes, and about which you have learned in lesson first on the cell. And so there are various protein, and the informations for the formation of their protein is present in the genes, which you now are the sequence of base in the DNA molecules. For a study of protein synthesis, you have to first understand the following. The first is a central dogma and generical code. That is the most important here. The first is a central dogma. There is a genes are in the nucleus and protein are synthesis in the cytoplasm of the cell. The transfer of information from a genes to be site of protein synthesis is a continuity. There is central dogma. The central dogma is operate in the flowing sequence. Is information flow from the DNA particle genes. That is the most important. The information flow, there is a particle genes to be a particle protein through the RNA. Here show in this flow chart
the DNA transcription of RNA, and there is the RNA translation for protein. Therefore, the protein synthesis first the information coded in a DNA in the copied as the complementary messenger. The RNA molecules, this is a term to the transcription messenger. RNA is carrying to the information moving out of the nucleus into the cytoplasma, and attached to there is a ribosome to translate the informations in the form of a protein. This term is called to the translation in the shown here. And in the retrovirus, their genetical material is RNA. Therefore, during the protein synthesis, it is the first. The transcript into the DNA molecules in the presence of enzyme, reverse transcriptase, and then to the path of central dogma is flowing shown below. There is RNA is a reverse transcription here. There is a goes with to DNA, and the DNA goes with to messenger mRNA, and there is the 8 list go with to protein. There is genetical of retrovirus on here. And second is a genetical code. Their genetical code is the most important here. The information from a synthesis of protein is present in the DNA in a sequence of nucleotide. This coded information was discovered by Nedgoworks, Mathis, and Okoye. There is a genetical code referred to the information in a DNA responsible for their amino acid sequence of a particular protein to the synthesis. The information is coded as their sequence of nitrogen base in the DNA molecules. The particular genes of fragment of DNA which is a carrier their code for a synthesis of complete is a polypeptide proteins, and their term is a satron. Satron there is the term is called to the complete polypeptides means a protein. The genetical code of the following character, they here show the genetical code is a character here. It's the most important topic here. There is the character of genetical code. The first is genetical code is a triplet code. There is a first is a genetical code is a triplet code. This means to the that sequence of 3 base is called codon, has the information of particular amino acid. The sequence of codon is determined to the sequence of amino acid in a protein. Genetical code is unambiguous, that is the particular codon can be coded from any one amino acid. And third is genetical code is a convalescence and a non-overlapping. This means to that is a rare continuity from the beginning to the end. Here the fourth is a genetical code is a degenerated. There is a genetical code is degenerated. There are 20 amino acids only that form the various protein of living beings. But if 3 out of 4 nucleotides each are continually one of the 4 base. From a codon, there can be a 4 is a power 3 q's is mean to the 64 codon. There is a 4 is a power q's is there a 64 codon. Hence more than one codon code for the particular amino acid. That is the code is a degenerated in their fact, as you can see from a table. First 2 ways of the codons from their same amino acid are common, and their third change of the variable, this is called variable is a hypothesis. There is a most important here. The next is the genetical code is a read on the transcript as a mRNA means messenger. There is a protein during the protein synthesis. There is a most important here transcript of messenger RNA during the protein synthesis, and AUG is codon. AUG codon from to the methionines, and initially codon is it is the first one to the transcript from the satron. But 7 points the character is the most important. UAA and UAG and UGA are the stop codon and anticodon of one of these 3 codon is present at the end of every satron a terminate protein synthesis. There is a most important here the 3 as the codon present in the end of every citron terminate protein synthesis. And the last is a genetical code is a universal. There is a genetical code is a universal and common for almost all organisms on the earth. There is a most important thing here. The genetical code is universal and common for almost all organisms on the earth.
दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है, जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण। देखिए जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण क्या होती है। संश्लेषण का मतलब आपको पता ही है, कहते हैं यहाँ पर जो है जीनोटाइप्स का भी अपना महत्व रखता है। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ों का अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कहते हैं इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही प्रोसेसिंग लगती है। दोस्तों ये साधारण बेशकली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आज के समय डिजिटलाइज की दुनिया है, यहाँ पर तो हर चीज़ जो है 3D में दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसे टीचर हैं जो कि सिंपली बता रहे हैं, कैसा इंस्टीट्यूट वाले हैं जैसे सिंपली करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिंपल नहीं है, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी कहीं ये विस्तृत है। कारण क्या है, अगर आपको मैं समझाता हूं तो आप मेरे शक्ल पे देखोगे। कोई टीचर जो होते हैं अगर आपको स्क्रीन पे समझाते हैं तो आप शक्ल टीचर की शक्ल देखोगे या लिखी हुई बातें ही देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको किताब को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि शब्द देखिए कहते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप जब ये पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने किताब से रीड कर रहे हो, और ये भी डिजिटल माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यहाँ प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं रहती, बात होती है सिर्फ आपको समझने का कि इस टॉपिक में क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाने के लिए अग्रसर है जिन बच्चों की ये ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि उनको ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे पता है एक बात ज़रूर है कि जब तक आपको सही ज्ञान की मार्गदर्शन नहीं रहेगा, आप एक अच्छा इंसान, आप देश के कल्याण के लिए कभी भी अग्रसर नहीं रह सकते। क्योंकि अधूरा जानकारी लेके आगे बढ़ना ये कदाचित उचित नहीं होता है। आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर ये भी चाहता है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन ये कब संभव होगा, कैसे संभव होगा? आप सोच रहे होंगे कि आप वही बात दोहराई जाएगी, लेकिन दोहराने से दोस्तों कुछ नहीं होना है। ये तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा देना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ही प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी लोग आपको गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि जिसको ये वीडियो की ज़रूरत होगा वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं होगा वो रिजेक्ट करेगा। कहते हैं कि जो प्यासा होता है उसको पानी के लिए वो तरसता ही है, अगर वो आपकी तरफ से मिल जाए तो उसके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सोचना नहीं। देखिए अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको गलत नहीं कह सकता है, कोई भी बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई की बात है, पढ़ाई लिखाई की माध्यम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है आप लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे आपको वो समझाने की बात हो, तो हर कुछ जो है आपके फेवर में ही कार्य करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके दूसरे बच्चों को तक ये पहुंचाने में मेरा हेल्प करो, सहायता करो, ठीक है। तभी जाके जो है त्रिपाण सेंटर और भी आपके लिए अच्छा करेगा। आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको देखने को मिलेगा कि हम उसमें भी बहुत ही अपने ही अंदाज और अपने ही सिलेबस के रिगार्डिंग चलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। आपने क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो समझिए त्रिपाण सेंटर को आप भूल चुके हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप सब्जेक्ट भी आप रिसर्च करोगे, चैनल भी रिसर्च करोगे, तो मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है बहुत इतना विस्तृत नहीं है, ना डिजिटलाइज है, तो ये आपको रिसर्च में जल्दी आएगा नहीं। आप रिसर्च करोगे तो पहले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका ही आपको प्राप्त होगा। तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, समझ से भी अनभिज्ञ रह जाओगे। चलिए ये तो आपकी मर्जी है, जहाँ देखिए जहाँ समझ में आए। मेरा तो विचार यही है कि जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अच्छा हो, कंप्लीट हो और समझ वाली हो। चाहे मेरे वीडियो हो, चाहे किसी का भी हो, मैं किसी चीज़ से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, ना किसी से मुझे ईर्ष्या है, सिर्फ आपको मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारा जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में जो है केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा है और कौन से पार्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये बात बताया गया कि जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण आखिर होती क्या है, आखिर किस बात के लिए आधारित होती है। कहते हैं एक विशिष्ट के जीन जीनोटाइप्स कहलाते हैं, यानी एक विशिष्ट को ही हम जीनोटाइप्स कहते हैं, और जीन के अभिव्यक्त यानी फिनोटाइप्स कहलाती है। जीन के अगर अभिव्यक्त
प्रतिनिधित्व होती है तो उसको हम फिनोटाइप्स कहते हैं। इसके बारे में आपने 21वां चैप्टर अगर नहीं देखा है तो देख लेना, पीछे वाले वीडियो है उसमें आपको जरूर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में मिल जाएगा। और नेक्स्ट रचना प्रोटीन होते हैं जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रकृति जैसे पेप्सिन, जो लगभग सभी प्रोटीन होते हैं, यानी इसमें सारे तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कहते हैं कोशिका झिल्ली में वाहक प्रोटीन यानी कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, जिनके बारे में आपने पार्ट 1 में दिया था। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ना कि पीछे वाला चीज़ जरूर देखो, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो आप पिछला नहीं देख पाते हो तो आगे को समझना आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। तो आप कहते हो कि भाई कैसे समझने में आ ही नहीं रहा। तो अब देखिए, हर एक पिछला टॉपिक को मैं अगर दोहराता रहूं तो शायद जो है वीडियो बनाने कितने नंबरों में चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये बातें आपके लिए भी जरूरी है कि पिछला वीडियो को आप देखते रहें, तभी आपको आगे की बातें समझ में आता रहेगा। तभी तो मैं एक सीक्वेंस 22 करवा रहा हूँ और कोई विषय को मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के लेके ही चल रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। जब केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री के लेके चलूँगा और फिजिक्स होगा तो फिजिक्स लेके चलूँगा, क्योंकि एक सीक्वेंस 22 चलने में क्या होता है, बच्चे देखते जाते हैं, उनको नॉलेज प्राप्त होता जाता है। तो यही बात है। कहते हैं अंततः बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं और इसके निर्माण की जो है सूचना जीनों में विद्यमान रहती है, यानी इसके निर्माण कैसे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको दोस्तों उसके जीनों में ही विद्यमान होती है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए अणु के अनुक्रम होते हैं। कहते हैं अगर प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन के लिए पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, तो वो बातें हैं 2 प्रकार की। एक होगा आपके केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा, एक होगा जीनी कोड। जीन कोड होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं जीन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटीनों के संश्लेषण करते हैं। कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरित केंद्रीय सिद्धांत निर्माण भी करता है, जो निम्न अनुक्रम में संपन्न भी होता है। सूचना डीएनए विशेष जीन में से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन का संचारित भी होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप देखना चाहोगे तो इसमें क्लियर इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि डीएनए प्रकृति दिखाया गया है, ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया जो कि आरएनए के साथ जाता है और ट्रांसलेशन जाके जो है प्रोटीन के साथ संतुलित करता है। तो इस प्रकार जो है आप इसको समझ सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। कहते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में जो है कोडिकृत या कोडलित यानी कोडिड सूचनाओं को एक पूरक संदेश वाहक आरएनए अणु की भांति प्रतिकृत करती है, यानी ये जो है सूचनाओं को भेजती है। और यहाँ पर इसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहती है, यानी ट्रांसक्रिप्ट करके इसको भेजा जाता है। संदेश वाहक यानी मैसेंजर आरएनए जिसमें जो है सूचना निहित होती है। आपको याद रखना चाहिए कि जो आरएनए होता है वो एमआरएनए के रूप में जो है मैसेंजर संदेश वाहक होती है। न्यूक्लियस से बाहर आकर कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है राइबोसोम से जुड़कर सूचनाओं को एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे तो इस प्रकार जो है हमें किसी बात की सूचनाएं हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। कहते हैं रोटावायरस में जो है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर आप रोटावायरस के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है और इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रक्रिया की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु के स्थानांतरित भी होता है। तब पश्चात केंद्रीय सिद्धांत पथ का अनुसरण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट में भी दिखेगा। यहाँ आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रोटावायरस का अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए के साथ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए और लास्ट में प्रोटीन के साथ अटैच करेगा। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ बता देती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जीन कोड। देखिए जीन कोड भी अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं प्रोटीनों के संश्लेषण की सूचना डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है और यह जो है कोडिकृत सूचना या रिवेंस जो है निग्रोवर्क्स या मैथलोओकास द्वारा प्रकट की गई थी। यानी दोनों साइंटिस्टों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, जिसे जीन कोड कहते हैं। जीन कोड का पता है एक संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन संरचना के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान सूचना से है। यानी जो डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कोड कहते हैं। वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे जो पेप्टोपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है गैरकृत सूचना उपलब्ध हो उसे सिस्टोन कहते हैं। यानी सिस्टोन के द्वारा ही सूचनाएं जो होती है उपलब्ध किया जाता है, जिसे हम जीन कोड के नाम से भी जान सकते हैं। इसके आगे हमारा जीन के लिए निम्न अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए जीन कोड के क्या अभिलक्षण होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीन कोड एक त्रिक या ट्रिपलेट कोड है। इसका अर्थ यह है कि जीन में 3 बेसिस के अनुक्रम
जिसे हम कोडन कहा जाता है, में एक विशेष अमीनो अम्ल की सूचना पाई जाती है। कोडन एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम का भी निर्धारण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जीन कोड जो है अनुवांशिक कोड यानी सशक्त होते हैं, अर्थात एक विशेष कोडन केवल एक विशेष अम्ल को ही कोडित कर सकता है। ये सारे जीन कोड के अभिलक्षण हम बता रहे हैं आपको। कहते हैं अनुवांशिक कोड जो है कॉमनलेसलेस और नॉन ओवरलैपिंग अर्थात अल्प विराम रहित और अपरंपर अव्यक्त रहित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे शुरू से ही अंत तक लगातार पढ़ा जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। कहते हैं अगर देखा जाए अनुवांशिक कोड हस्तशित यानी डिग्रेडेड होता है, यानी काफ़ी नुकसान होती है, इसको डिग्रेडेड होती है, तो जीवों के विभिन्न प्रोटीन का निर्माण केवल 20 अमीनो अम्ल से ही होता है। लेकिन यदि 4 न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित 4 बेसों में से 3 यदि चारों बेसों में एक बेस कोडन बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं 4 की पावर जो है 3 कहते हैं, यानी इसको घन के रूप में लिया जाता है, 4 को घन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कैलकुलेशन करके 64 कोडन हो सकते हैं। अंततः एक से अधिक कोडन का एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। वास्तव में आप चित्र में भी देख सकते थे कि एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोडन के पहले 2 बेस जो है अविनिष्ट होते हैं और तीसरा बदलाव रहता है। इसे हम जो है बेवल्स परिकल्पना भी कहते हैं, यानी बेवल्स परिकल्पना अगर आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना कि यही बात बताया गया, जिसमें पहले 2 बेस उपनिष्ठ होते हैं और कि इसके लिए कोडन में पता है, यानी तीसरा जो है बदलता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। आगे देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है अनुवांशिक कोड mRNA को पढ़ा जा सकता है, यानी मैसेंजर को आप इसको पढ़ा जा सकता है। उसके पश्चात अगर AUG कोडन देखें हम तो मेथिओनाइन्स जो थे अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है और यह प्रारंभ कोडन यानी इंट्रोडक्शन कोडन कहलाता है, क्योंकि यह एक हिस्टोन से अनुलिखित यानी अनप्रेस्क्राइब्ड किया जाने वाला पहला कोडन कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, हिस्टोन में जो होता है अनुलिखित होती है, यानी इसको AUG में कोडन जो है नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके पश्चात है UAA या UAG या UGA। देखिए ये सारे कोडन है, ठीक है, रोड कोडन कहते हैं इसको, स्टॉप कोडन कहते हैं। ये तीनों जो होता है स्टॉप कोडन होता है, यानी UAA, UAG, UGA, और ये तीनों जो कोडनों में से एक प्रत्येक स्टोन के सिरे पर प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने के लिए विद्यमान रहता है, यानी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण जो होती है खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। कहते हैं अनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होती है, यूनिवर्सल होता है। अनुवांशिक कोडन जो दोस्तों होता है यूनिवर्सल होता है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए सामान्य होता है, यानी प्रत्येक जीव के लिए जो है आपको पता है अनुवांशिक कोड जो होती है एक यूनिवर्सल होती है और ये प्रत्येक जीव के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। Our next topic is transcription in eukaryotic bacteria. There is a most important topic here. The flow of genetic information from the cytonics DNA to mRNA is called transcription. It's occur in the following step here. There is the first step here, a cytonics DNA, which is a carrier of information from a protein to the synthesis as a unibind in the presence of enzyme helicase of topoisomerase. And second is a DNA polymers is beginning to the catalyst synthesis of mRNA. It is singulated by a protein called sigma factor. That is called to the protein synthesis here a sigma factor. And the mRNA synthesis is a complementary to the cytonic DNA, and the rho factor, a single RNA polymerase, is a complete transcription. This rho factor is the most important here, and there the strand of DNA, which is where the code of transcription of the specific protein is called sense strand of DNA, is opposing to be a antisense strand, which is not a transcribed. That is a show in this figure. So here most important here is the transcription in the eukaryotics here. There is a RNA polymerase is here and 5 and 3 is here and 5 and 3 the other side. The sense strand and antisense strand here. The mRNA messenger of the here and the RNA polymerase is the upside in the eukaryote. There is a transcription in the prokaryotics here. In the eukaryote as a large molecules of RNA. There is the most important eukaryotics are the large molecules of RNA is called hnRNA in the synthesis in the nucleus. When it is a sense strand is exposed, is catalyzed by the enzyme RNA polymerase in hnRNA is a proceed from mRNA, which is get a cap at a 5 end and the poles is a tails before the leaving the nucleus. The next is a processing of mRNA. So what is the processing of mRNA? mRNA means to messenger. The
is RNA is a large because eukaryotic genes containing coding sequence is called exon. There is a genes coding sequence is called to the exons, and the non-coding sequence is called neutrons. Means I is between the exon. There are both neutrons and their exon E are the transcript in a mRNA. And during the process of mRNA, neutrons are cut off on the exon joint from to the mRNA, and their nucleoside is a recall from the section 23.3 is called methyl guanosine come for the attach at the 5 end of the mRNA. This is called to the capping. This is called to the capping. And a small piece of RNA having only nucleotides containing the base adenine. In their attach at their 3 end, this is called to the polo or tail. This is called to the polo of tail. And here the mRNA with the cap and tails move out of the pores in the nuclear membranes. And this process of formation of functionally mRNA from hRNA is the term RNA processing. And showing the figure. Here showing this figure, there are schematics showing the transcription and processing of hnRNA is a eukaryotics. The eukaryote is there here. There is the nucleus, spore of nuclear membranes, and sense strand. hnRNA and mRNA is a synthesis. They are messenger of polling or tail. They are present. There is a most important diagram for the exam view. दोस्तों यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जीवाणुओं और प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन किस प्रकार होती है। देखिए जीवाणुओं में तो जीवाणुओं जो होती है इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जीवाणु के हमारे शरीर में बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट कार्य भी होता है और खतरनाक कार्य भी होता है। कहते हैं सिस्टोन डीएनए से जो है mRNA तक की अनुवांशिक सूचनाएं प्रवाह या ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। और इसे कुछ चरण है, देखते हैं कौन कौन से चरण है इसके। यहाँ पर अगर आप जानना चाहोगे तो इसमें पहली बात तो यही बताया गया है कि सिस्टोनी डीएनए जो होती है संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन के लिए सूचना वाहन करती है, यानी सूचना को जो है वाहन पहुंचाने का कार्य करती है। और ये जो हेलिकेस और टर्बोपॉलीमरेज की उपस्थिति में ऐसा सब संभव होता है। कहते हैं आरएनए जो है पॉलीमरेज और एमआरएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करना आरंभ कर देता है, जो एक प्रोटीन सिग्मा कारक यानी सिग्मा फैक्टर द्वारा जो है संकेतित होती है। और अगर देखा जाए एमआरएनए के बारे में हिस्टोन डीएनए के पूरक के रूप में संश्लेषित होती है। और कहते हैं ये कारक आरएचओ फैक्टर आरएनए जो है मैसेंजर्स को अनुलेखन को संकेत पूर्ण करने के लिए और संकेत करती है, यानी उसको पूरा करने के लिए मदद करती है। अगर देखा जाए अगली बात तो डीएनए का जो तंतु जिसमें विशेष प्रोटीन के जो है अनुलेखन के लिए कोड विद्यमान होते हैं उसे संवेदन या रज्जु सेंस स्टैंड भी कहते हैं, क्योंकि विपरीत तंतु पूरक को जो है प्रति संवेदन रज्जु कहते हैं, जिसका अनुलेखन नहीं किया जा सकता, यानी इसको लिखित रूप में जो है नहीं पहुंचाई जाती है, नहीं इसको स्क्रिप्ट की जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक्स में अनुलेखन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है 5 और 3 दिया गया है, दोनों साइड ही है 3 और 5 का। तो इसमें आप देखोगे ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज आपको दिखाया गया है, और अगर इधर 3 के साथ देखा जाए तो संवेदी रज्जु दिखेगा और प्रतिसंवेदी रज्जु जो है 5 के साथ दिखेगा। और इसी में जो है मैसेंजर की इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है, एमआरएनए के रिगार्डिंग जो है मैसेंजर यहाँ पर कोडित होती है। तो ये सारे जो है मैसेंजर कैसे कोडिंग होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए विषय रहता है। अगर देखा जाए यूकेरियोटों में जो है यूकेरियोट में जो है एचएनआरएनए हिस्टोनिक डीएनए के जो है अकुंठित होने के पश्चात न्यूक्लियस के अंदर संश्लेषित होती है। और ये जो है एचएनआरएनए नामक एक बड़ा ही आरएनए अणु है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में संश्लेषित होती है। कहते हैं एचएनआरएनए जो है संवेदी रज्जु के अनुलेखन से बनता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात रखता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मैसेंजर है प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए यानी मैसेंजर का संसाधन कैसे होती है, कैसे जो है मैसेज जो है इंसानों के जो है माइंड तक पहुंचती है, तो इसकी क्या प्रोसेसिंग है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही आता है कि एचएनआरएनए दीर्घ होते हैं, यानी बात काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि यूकेरियोटिक जीन में एक्सॉन नामक कोडिंग अनुक्रम विद्यमान होते हैं और उनके बीच में एक नॉन कोडिड अनुक्रम जिन्हें हम इंट्रास्टान यानी इंट्रॉन्स कहते हैं सो होते हैं क्या स्थिति होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं एचएनआरएनए में जो है न्यूट्रॉन्स तथा एक्सॉन जो ये दोनों का ही अनुलेखन होता है, यानी दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान यहाँ होता है। कहते हैं एमआरएनए संसाधन के दौरान जो है इंट्रॉस यानी विच्छेदित हो जाते हैं
और एक्सॉन जुड़ के mRNA का निर्माण भी करते हैं। कहते हैं एक न्यूक्लियोसाइड्स में जो खंड है, आप स्मरण करने होंगे आपको, जिसे मिथाइलाइज गुआनिन कहते हैं, आकर mRNA के 5 सिरे से जुड़ जाता है। यानी 5वें सिरे से जुड़ जाना ये मैसेंजर का कार्य रहता है और इसे ही हम कैपिंग कहते हैं। यानी इसे हम कैपिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि जो है 5 सिरे से जो है mRNA के मैसेंजर जुड़ता है, उसे कहते हैं। अगर RNA का एक छोटा टुकड़ा जिसमें केवल जो है रेजोनेंस युक्त जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 सिरे पर जुड़ता है और इसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। पॉली एक टेल कहते हैं जो 3 के साथ जुड़ता है, और जो 5 के साथ जुड़ता है उसे हम कैपिंग कहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखें तो छत्रक या गुच्छ युक्त यानी mRNA जो है न्यूक्लियस झिल्ली के छिद्रों में से बाहर चले जाते हैं। यानी यहाँ से जो है मैसेंजर छिद्रों न्यूक्लियस झिल्ली के छिद्रों से बाहर चले जाते हैं और HNRNA के जो है कार्यकारी mRNA के निर्माण की प्रक्रिया को DNA संसाधन भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो। जो यहाँ पर जो है HNRNA के जो है किस प्रकार लिखित होती है उसके विषय में यहाँ दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर DNA संवेदी रज्जु दिखेगा, ठीक है, यहाँ केंद्रक दिखेगा और केंद्रक झिल्ली में छिद्र दिखेंगे, और यहाँ पर आपको पॉली ए गुच्छ भी दिखेगा जहाँ पर मैसेंजर को ले जाया जाता है, और 5 भी दिखेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको मैसेंजर पहुँचाने में अपनी कोडिंग दिखाती है, यानी HNRNA के रूप में और mRNA के रूप में जो है मैसेंजर आप जो है मैसेज प्राप्त होता है। तो ये डायग्राम काफ़ी विस्तृत ये समझाने के लिए है कि किस प्रकार हमारे जो है माइंड में, ब्रेन में किस प्रकार जो है आपको एक्सॉन हो या दूसरे भाग हो, उसको कैसे काम करते हैं और कैसे मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी विस्तृत चित्र है और यह बहुत काफ़ी अच्छा डायग्राम भी है, कई बार एग्जाम में भी आया है, देखने को मिला है। अगर वही बात को अगर हम देखें सिंपली, अगर डायग्रामेटिक जीन्स के ऊपर देखें, DNA के ऊपर देखिए तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा जैसे कैपिंग, कैप, एंट्रॉन और एक्सॉन भी दिख रहा होगा, RNA संबंधन भी दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी समझ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जरूरी भी रहता है। अगर आगे देखें तो इसमें और भी चीज़ दिखाने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है MGPP की दिखाया गया है जो 3 और 5 के साथ बंधी हुई है, और यहाँ पर जो है ये दूत यानी RNA मैसेंजर के रूप में पैसा पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है, जो एसोनाइलेशन के रूप में होता है और पॉली ए टेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये RNA का संसाधन है, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैसेंजर के कार्य करता है। The next topic is a translation. Translation is the most important topic here. Where is the translation in this messenger? A series of the event is a flow transcription in which there are language of nucleotides. Transcribed is a copy in a mRNA in their translated into the language of amino acid from a protein, and this event are activation of amino acid. The first is translation is the important of activation of amino acid, and second is formation of mRNA ribosome complex and chain initiation, and the chain initiations and the chain termination. There is a fourth step is the most important here, a translation of the messenger. There is first activation of the amino acid here, the activation of amino acid. So here the specific tRNA is attached to be specific amino acid in the presence of the enzyme. Is the amino suffix tRNA synthesis. In the 2 steps given below, they require of energy. The amino acid plus ATP goes to a tRNA is synthesized is the AA is rears AMN plus PI. The amino acid and the acidic and the hat is the inorganic phosphate, and there is the AA is AMP, and the tRNA is tRNA synthesis is there a tRNA MP is the amino acid attached to its the tRNA. There is a activation of amino acid. Here is the most important equation here. The next is the formation of mRNA ribosome complex and chain initiation. There is a first is a mRNA is bind to be a small ribosomal subunit. There is a large subunit of the ribosome attached to a complete 2 ribosome. The mRNA ribosomal complex containing 2 codon so that at the time 2 amino acid can be accommodated in the ribosome. In the presence of some proteins called initial factor is a mannose on amino acid is carried to be
their mRNA ribosome complex and enter at the A site in their large subunit of ribosome. So recall that is a tRNA has the anticodon, a sequence of 3 base complementary to the codon of methionines, and there is the next is a chain aggregation. The chain aggregation here. The second amino acid is carried by its tRNA to be ribosome according to their second codon on at the P side in a large ribosomal unit. Polypeptides are transferred to enzymes then help to be establish a bond between the first two amino acids. The first amino acid lost its tRNA which one move out. The ribosome when move over to the mRNA is to over to 3 ends. The diplopeptides made of the 2 amino acid shift towards a 5 and such that the second amino acid occupy their side of the methionines attached to it. The third amino acid is entered through the P side is carried by its tRNA code according to the third codon. In the presence of peptides, is a transferase is the peptidase bond is a formed between to the second and third amino acid, and tRNA of second amino acid become free. In this way, the peptidase chain synthesis, and here show this diagram. So here showing this diagram or translation of the mRNA's polymers is assembled. There is a most important coding here. There is a grouping of peptide chain. There is a most important coding, the CUC, UUG, GGU. There is a coding, and there is a 3 and 5. The mRNA is a ribosome here, and the tRNA also present this side, and all the synthesis are present in here. Here is the polysomal assembling. There is when to the mRNA has a shifted ahead such that about a 10 amino acid is a long peptide. Is the synthesis as a second ribosome attached to the ribosome mRNA is complex. This at one point of the time number of ribosomes are sensed as a seen attached to a mRNA 1 molecules of the polypeptides continually synthesis in the each ribosome till their termination of codon is reached. There is chain termination here. The chain termination is when to stop codon on mRNA is reached. There is polypeptide synthesis. It is leaves to ribosome, and the ribosome are dissociated into the 2 subunit. देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है ट्रांसलेशन. देखिए ट्रांसलेशन कैसे होता है. कहते हैं ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कहीं भी कर लिए. कहते हैं आपको भी समझाने के लिए ट्रांसलेशन किया जाता है, जहाँ पर आप हर बातों को अपने ही लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हो. आपको पता है कि त्रिपाणी स्टडी सेंटर जो है हर चीज़ों का ट्रांसलेशन आपके ही रिगार्डिंग किया जाता है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और सभी बातों को क्लैरिटी से आपको समझ में रहे, क्योंकि ज़रूरी भी है. दोस्तों मैंने कई बार देखने को मुझे मिला है, बच्चे आते हैं मुझे बताते हैं कि टीचर जो होते हैं, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनको डिमोटिवेट कर देते हैं. मेरा ये विचार नहीं है कि देखिए कोई हिंदी मीडियम से हो या कोई भी मीडियम से हो, अगर उस बच्चे के अंदर भावना है पढ़ने का, आगे कुछ करने का है भावना, तो उसका हिंदी और इंग्लिश होने का कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है. कहते हैं आजकल बहुत जगह पे है जो बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में सक्षम नहीं होते हो तो NIOS बोर्ड भी होता है जहाँ पर आप हिंदी में भी कर सकते हो. तो कहते हैं जहाँ आप कहते हैं जहाँ चाह है वहीं पर राह मिलती है. अगर आपकी चाहत है तो राह भी आपको बहुत मिल जाएगा. तो इसी राह पे जो है त्रिपाणी सेंटर जो है आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़रूरी है. और मुझे पता है कि ये हर जगह सक्षम भी रहेगा, ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप जो है इस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है. तभी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेशन की जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर वीडियो की भरमार लगी हुई है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है. हर जगह जो है वो भी मेरे से भी बेटर तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, डिजिटलाइज करके पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर रहे हैं कि बच्चों के दिमाग से ही उड़ रहा है. तो इन सब चीज़ों को होते हुए मुझे क्यों देखे होंगे, क्या कारण है दोस्तों? कारण सिर्फ इतना है, त्रिपाणी सेंटर जो है आपके जैसा ही है और आपके लिए ही कार्यात है और आपके ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है. आपका ही आप जैसा ही प्रोनाउंसिएशन है, तो कई मानने में आप जैसा ही है. कहते हैं अगर आपको मंत्री जी कह देते हैं कि आप व्हाट्सअप पे लगा दीजिए, व्हाट्सअप तक कर दीजिए, तो आप फटाक से कर देते हो, लेकिन आप उनका मोटिव नहीं जानते हो कि उनको तो कुर्सी प्राप्त करना होता है.
लेकिन त्रिपाण सेंटर जो है बच्चों के लिए है। देखिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी समझ चाहिए। अगर आप समझ जाओगे ना, अगर मेरा वीडियो एक भी आपको समझ में आ गया तो मैं ये बात सदैव जानूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का मंतव्य था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। लेकिन ये तब होगा जब हर एक बच्चे तक पहुंचेगा। मैं कोई मंत्री नहीं हूं या मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, सिर्फ इतना ही आपसे आग्रह करता हूं कि जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि ये जग कल्याण के लिए, बच्चों के लिए समझ है और बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। क्योंकि वो बच्चा क्या पता उसको हिंदी में चाहिए होगा समझ और सोच और लिखा हुआ, तो शायद उसको ना मिल रहा हो, तो वो बेचारा जो है गिव अप कर देगा कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ। लेकिन कहते हैं आजकल मोबाइल भी एक माध्यम बन गया है पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करने का, तो इससे भी बच्चे जो है पढ़ के समझ के अपना जो है जीवन को उद्धार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के जो है दूसरे बच्चे के पहुँचाने में त्रिपाण सेंटर को हेल्प कीजिए। अब यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाता है, ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैसेज हमारे माइंड में पहुंचता है तो आपको पता है कि एक लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब इसको जो है ट्रांसलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई बात आपको कोई बोलता है, फटाक से आप समझ लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस माइंड में कितना क्रिया होती है, तब जाके आपको कोई जो शब्द है, लैंग्वेज है, उसको समझ में आता है। आप लोग तो सिंपली कहते हो भाई हमने सुना, समझ लिया, हो गया, कहानी खत्म। नहीं, आपको ब्रेन तक पहुंचाने में उस सारे मैसेज को कोडिंग की जाती है, तब जाके आपको समझ में आती है। हर जगह कोडिंग होती है, चाहे वो जीन हो, चाहे आपके माइंड में मैसेज पहुंचाने का हो, चाहे आप किसी चीज़ के संवेदनशील हो, हर जगह एक अपना महत्व रखता है। कहते हैं अनुलेखन के पश्चात घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, जिसमें mRNA में अनुलेखित न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा एक प्रोटीन निर्माण में जो है अमीनो अम्ल की भाषा में स्थानांतरित हो जाती है। यानी इसको जो है इस प्रोटीन को निर्माण में अमीनो अम्ल की भाषा में स्थानांतरित कर दी जाती है। और ये घटनाएं कुछ इस तरह से होती है। पहला घटना ये होता है कि अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है। फिर क्या होता है, इसमें mRNA का जो होता है राइबोसोम संश्लेषण का निर्माण एवं श्रृंखला आरंभ हो जाती है, और फिर श्रृंखला दृढ़ीकरण करता है, और उसके बाद श्रृंखला जो है समापन के रूप में आपको मैसेज मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या और बताई गई है। सबसे पहले तो हमारा आता है अमीनो अम्ल का सक्रियण। देखिए एक विशेष tRNA अमीनो एसाइल्स tRNA सिंथेलेस यानी अमीनो सिंथेलाइज प्रक्रियन की उपस्थिति में निम्न दो चरणों में तहत विशेष अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। अगर यहाँ देखिए फ्लो डायग्राम भी, तो अमीनो अम्ल प्लस ATP दिखाया गया है, और अमीनो साइल्स और tRNA सिंथेलेस को दिखाया गया, जिसमें एजा AMP और PI के रूप में बताया गया, जिसको हम अमीनो सलाइस और डिनोनाइलेट कहते हैं, और इसको हम कार्बोनिक फास्फेट भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, देखिए लैंग्वेज बड़े टफ होते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में बड़ी मुश्किल आती है। कहते हैं उसके बाद हमारा है AMP प्लस tRNA, जिसको अमीनो स्लाइस कहते हैं, और tRNA सिंथेलेस के साथ जुड़ता है। तो इसमें अमीनो एसिड अपने जो है tRNA से जुड़ जाता है, और इस प्रकार जो है आपको मैसेज की जो है घटनाएं पता लग जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि mRNA राइबोसोम जो सम्मिश्रित का निर्माण एवं श्रृंखला आरंभ कैसे होता है। तो कहते हैं अगर mRNA छोटे राइबोसोमी उपइकाई से जुड़ जाता है तो क्या होता है, राइबोसोम के पूरा करने के लिए बड़ी राइबोसोमी उपइकाई से जुड़ जाता है। और mRNA राइबोसोमी सम्मिश्र यानी राइबोसोमी सम्मिलित में दो कोडन होते हैं। एक जो होता है समय में राइबोसोम के A एवं P स्थानों पर दो अमीनो अम्ल समायोजित हो सकते हैं, और दूसरा जो होती है कहते कुछ प्रोटीन की उपस्थिति में जिन्हें हम आरंभन कारक यानी इनिशियली फैक्टर कहा जाता है। मेथिलोनाइन्स यानी मेथिलोनाइन्स एक अमीनो अम्ल mRNA राइबोसोम सम्मिलित को वहन करता है, और ये बड़ी उपइकाई A पर प्रवेश कर जाता है। और याद रखिए कि tRNA में एक जो है एंटीकोडन भी होता है, जो 3 वेशों का एक अनुक्रम जो है, जो कि मेथिलाइंस के लिए कोडन का एक पूरक के रूप में कार्य करता है। उसके पश्चात है दृढ़ीकरण। देखिए चैन रेगुलेशन क्या होती है, कहते हैं दूसरा अमीनो अम्ल इसके tRNA द्वारा जो है राइबोसोम को ले जाया जाता है, ताकि बड़ी राइबोसोमी इकाई को P स्थान में mRNA पर जो है दूसरे कोडन के अनुसार होता रहे। तब पेप्टाइड जो है ट्रांसफेरेस और प्रक्रिया पहले दो अमीनो अम्ल के बीच एक बंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। पहले अमीनो अम्ल अपने tRNA को खोता है जो राइबोसोम से बाहर निकलता है, तब mRNA जो होती है कि ऊपर 3 सिरे की ओर चले जाती है,
और 2 अमीनो अम्ल बना जो है टाइपोटाइड्स 5 सिरे की ओर इस प्रकार स्थानांतरित होती है कि दूसरे अमीनो अम्ल ए स्थान ग्रहण कर जाता है और मेथोनाइन जो है इसे जुड़ जाता है और तीसरा अमीनो अम्ल जो है पी स्थान पर तीसरे कोडन के अनुसार टीआरएनए द्वारा ले जाया जाकर प्रवेश कर जाता है। पेप्टाइड ट्रांसफेरेज की उपस्थिति में दूसरे व तीसरे अमीनो अम्ल के बीच एक पेप्टाइड बंध निर्मित होता है और जो है दूसरे अमीनो अम्ल का जो है टीआरएनए निमुक्त होता है और इस प्रकार जो है पेप्टाइड श्रृंखला संश्लेषित हो जाती है। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो कुछ इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है आपको एमआरएनए का ट्रांसलेशन किस प्रकार होती है, किस प्रकार हमारे जो किया जाता है उसके बारे में विस्तृत जो है डायग्रामेटिक शो किया गया है। यहाँ पर आप सब कुछ जो है बहुत क्लियर के साथ देख सकते हो कि किस प्रकार जो है कोडिंग होती है। यानी यहाँ एमआरएनए राइबोसोम जो 3-5 रेशो दिए होते हैं वो भी है और टीआरएनए के साथ कोडिंग भी किया जाता है जिसमें CUG, ठीक है, UUG, GGU ऐसे ही कोडिंग होती है और इस प्रकार से जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ये भी डायग्राम कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है और ये कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यानी ये एमआरएनए का ट्रांसलेशन का एक सबसे अच्छा माध्यम भी माना जाता है। अब यहाँ पर जो है पॉलीसोम असेंबली क्या है, देखिए कहते हैं पॉलीसोम असेंबली क्या है, जब एमआरएनए आगे खिसक जाता है और इस प्रकार की लगभग 10 अमीनो अम्ल लंबा पेप्टाइड संश्लेषित हो जाता है और दूसरा राइबोसोम जुड़ को जो है राइबोसोमी यानी एमआरएनए जैसे मिश्रित का निर्माण करता है। तो इस प्रकार एक समय में कई राइबोसोम यानी कई राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए से जुड़े देखे जा सकते हैं। कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का एक अणु प्रत्येक राइबोसोम में सामान्य कोडन के पहुंचाने से पहले एक संश्लेषण जारी रखता है। जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाया गया है कि पॉलीसोम असेंबल कैसे होता है। तो असेंबल भी होना जो है बहुत जरूरी, तभी तो जो है मैसेज का समापन होगा। कहते हैं श्रृंखला समापन यानी चेन टर्मिनेशन की जो वक्त आ जाती है। कहते हैं जब एमआरएनए में निरोधक कोडन स्टॉप कोडन पहुंचता है यानी जो स्टॉप कोडन होती है वो पहुंचता है तो पहले पेप्टाइड्स का संश्लेषण जो है पुण्य हो जाता है और यह राइबोसोम को त्यागता है और राइबोसोम जो है 2 उप इकाइयों में विघटित हो जाती है। The our next topic is housekeeping genes. There is a most important topic here, the housekeeping genes here. In the multicellular organism, all the cell contain all genes, but only those genes of function which are required to be active. In other words, the expression of gene is regulated the switching on and the switching off gene which are required. And the contained genes, however, were to the code of proteins needed in the cells all the time. And these are the genes needed for the survivals and the maintenance of the cells and need to be expressed all the time. Such as genes which are expressed all the time in all the cells is a termed is a housekeeping gene. That is called to the housekeeping genes. And the invisibles is the genes are genes they are which are switched on which a particular substance is present in the environment. Here the responsible of genes are those which are the shut off it is the presence of a specific substance in environment. तो यहाँ पर जो है गृह अवस्था जीन है। देखिए गृह अवस्था जीन क्या है यानी कीपिंग हाउसिंग, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाओं में सभी जीन होते हैं, ये तो आपको भी समझ हो गई होगी। लेकिन वे जीन कार्य करते हैं जिनके सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। देखिए वही जीन कार्य करते हैं जिनको सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में विशेष जीन की जो है अभिव्यक्त आवश्यकता अनुसार ही होती है, जितना जो जरूरत होती है उतना ही होती है। अर्थात जीनों के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हम बल्ब को नियंत्रित करते हैं वैसे ही इसको जीनों को भी हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अगर विशेष जीनों में हर समय संश्लेषित किए जाने की आवश्यकता वाले प्रोटीन कोड भी विद्यमान रहे तो ये 3 कोशिका अस्तित्व को बनाए रखने का रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं और हर समय इसके द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर पाने की आवश्यकता भी रहती है। ऐसे जीन जो सभी कोशिकाओं में हमेशा जो है अभिव्यक्त पाते हैं उन्हें गृह अवस्था जीन यानी हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो कि ऐसे जीन जो सभी कोशिकाओं में हमेशा अभिव्यक्त पाए जाते हैं उन्हें ही गृह अवस्था जीन यानी हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। कहते हैं प्रेरणित जीन यानी इंडोसिएबल जीन जो पर्यावरण में एक विशेष पदार्थों की उपस्थिति के कारण स्विच ऑन यानी चालू हो जाता है। दमनीय जीन वे जीन है जो पर्यावरण में एक विशेष पदार्थ द्वारा उपस्थिति में बंद भी हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है।
Our next topic is regulation of gene expression. There is a most important topic here, the regulation of gene expression. In a eukaryotics, there are leuco-operants in the cellulation and exhalations, example of control of genes. The expression in the eukaryotics is a bacteria. It is on the invisible system and the switch it on. In the presence of the substrate, lactose is an enzyme is a metabolism and lactose are a lactosidasis is the presence of transglutases and the gene that code from them get switched on. In the sense of lactose, they remains of switched off. Jacobs and Monod received the Nobel Prize from showing that a bacteria eukaryotes and has set of the genes forming operon and which regulate to expression of the genes is coding from the enzyme needed to the break down lactose. The eukaryotes is the most important is a bacteria that is showing to the Jacobs and Menodos receive a Nobel Prize on E. coli bacteria. This operon include to contain of genes lining close together on the chromosome. The next to the regulator of genes I and then includes the promoter is the genes P, which the RNA polymerase is identified at the time of transcription and operate the genes O is which the switches on the structure genes and the Z, Y according of the enzymes as the galactosidase and promise in the tractocytolase. So here is the working of the operon system is given below. There is absence of substrate lactose. There is the most important coding here. The mRNA is the regulator protein and non-transcription here. The part of DNA is equalized here. There I, P, O, Z, Y, A. There is the most important coding here. There is the regulate protein block is RNA polymerases cannot find P and ZYA remain switch off. But other side in the presence of lactose, there is a present of lactose. Their processing, their lack as open switch on here. There's RNA polymerases here. There I, P, O, Z, Y, A and the mRNA and regulator protein attached to the lactose and B is a galactosidase in the hair and premise is also and transluterases is here. The act on lactose and the lactose metabolism into the glucose and galactose. There is a lack operon switch on their diagram. The regulation proteins attracted to the lactose and side open. The RNA the polymerase find a promoter genes is the ZYA switched on and transcription is a begin and the three enzymes are synthesis inside the cell. The above in the example of nuclearized system is responsible or system are also found in the eukaryotics. The genes regulations in the eukaryotics is the more complex. The gene expression can be regulated at the level of transcription on processing of hnRNA into the mRNA or translation are their post translation and here show in this picture. Here to show the most important diagram, there is a transcriptions and control, the RNA processing control. There is a DNA is a primary transcription, mRNA goes with to mRNA nucleus and also goes with to there is a mRNA and translations is a control and their protein active control. Inactives is a protein here and cell membranes present in this and the mRNA degradations are control here. The level of gene control in eukaryote. A heritable change in the structure contain on organization of the genetical material that can be passed on to be next generation in the term of mutation. The mutation may be occur in the one genes and when it is a terminal point of mutation or may affect a number of genes on a part of chromosome. When it is a terminal to chromosomal mutation and the chromosomal mutation there then involved there is a number of genes. It is of two types. There are change in number of chromosomes and change the structure of chromosome. The number of chromosome in the individually of a specific is a fixed. For example, human have 2n means 46 chromosome and but sometime one or more chromosome may be lost or added and such a change to the number of term. The number of this is when 2n is a 45 or 2n is a 47 is a found in individual. Sometimes the whole set of chromosome may be duplicated, so that instead of 2n is individually way
to post of 2, 3n and 4n chromosome is a polysaccharide. And here there is a chromosomal chain structure is also termed to the chromosomal aberrations. It is of four types. Deletions in which a piece of chromosome may be lost, and second is a inversions. Pieces of chromosome break off are rejoined into the several direction. And third is a duplication. The duplication of part of chromosome may be get represented twice. And the fourth step is a translocation. Is a piece from another chromosome will get attached. There is a most important is a chromosomal aberrations here. Four step: deletions, inversions, duplication, and translocation. Here is a gene mutation or point mutation. There is a most important topic here. A chain which affects only one gene is called gene mutation or point mutation. You already know that a gene is a segment of DNA and is made of the sequence of nucleotides. Whenever one nucleotide is changed within a gene, it's a case of change in the phenotypes. A gene mutation is the following types. Is the first transitions. Translation means when the purines base on the replaced by another purines base or bromidines base of another peptidine. There is a coding of ATGC. There is mean to the AGGC and AGGC. The next is a transversion when a purines base are replaced by the bromidines based on similarity. The bromidines based on the purines is here. According is the AT and GC. ATGC, there is a attached by ATGC. There is a most important. But other is a third is a frame shift. This a frame shift is sometimes due to loss or gain of one nucleotides, the readings. Frame of the genetic code for an entire as a protein changes means cat. There is a attached by the cat ATC as ATC. There is when C get a loss after cat. There is C get a loss of after cat. And mission there is a change in the genetic code due to replacement of a nucleotide mean a base. May give a rise to different proteins. Example, sickle cell hemoglobin. There is affected or message changes. And fifth is there is a nonsense. If the genetic code change such that is a become a stop codon, the midway no proteins are formed. Example, a ZAA. There goes with a GAA, UAA. The synthesis of stop of UAA is a stop codon. They are silent. And the sixth is a very silent when the changes in nucleotides does not be varying about any other phenotypical change because it is also codes from a same amino acid. Here the last topic is a mutagen. The mutagen is the last topic here. The agent that is a case of mutation is the genetical materials are called mutagen. The mutagens is belong to categories is a radiation and chemical. The radiation is a X-ray, UV ray and alpha radiation. And chemical is a mustard gas is actomycin D. There is a most important mutagen here. दोस्तों हमारा यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति नियमन। देखिए इसमें बहुत काफ़ी हम बात जानेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी रहता है। कहते हैं जगह लैक्टोपैरोन यानी लैक्टोपैरोन जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह एक प्रेरणी तंत्र है जो प्रैक्टिस सबस्ट्रेट या लैक्टो सबस्ट्रेट की उपस्थिति में जिसका उपचार किया जाना चाहिए होता है चालू हो जाता है और लैक्टोज के जो है उपाच्य के लिए प्रिक्विल जो है ग्लूकोसाइडेस एमिलो यानी ट्राइसिस्टोलेज और उनके लिए कोड करने वाले जीन स्विच ऑन यानी चालू हो जाते हैं। कहते हैं लैक्टोज की अनुपस्थिति में ये स्विच ऑफ यानी बंद हो जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं अगर जैकब्स और मेनोडॉस के यह दर्शाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था यानी जैकब और मेनोडॉस को जो है इस पर नोबेल पुरस्कार दिया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था एस्टेरेसिया कोलाइड यानी ई कोलाइड्स को जो है काफ़ी बैक्टीरिया में एक आरोपण से निर्मित करने वाले जीनों का एक समूह है जो लैक्टोज विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के लिए जीन कोडिंग की विविधता का नियमन करते हैं। यानी इनको जो है ई कोलाइड्स के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए निर्मित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
कहते हैं ऑपरेरन में क्रोमोसोम पर नियामक जो है जीन आई के समीप पाए जाने वाले जीन सम्मिलित होते हैं और इसमें जो है प्रोमोटर जीन पी भी हैं जो कि अनुलेखन के समय आरएनए पोलीमरेज द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और कहते हैं ऑपरेटर जीन जो कि सकारात्मक जीन ZYA को व्यक्ति 3 अकुरण के लिए स्विच ऑन चालू कर देता है, यानी ये तीनों जीन को क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है और शुरू कर देता है। अगर इस बात को हम डायग्रामेटिक देखने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होता है। देखिए लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगा डायग्राम, तो यहाँ पर बहुत ही इजी डायग्राम है। निर्णायक प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, अब कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है ये भी दिख रहा होगा, और यहाँ mRNA के भी दिखाया गया है जिसमें इकोलाइट्स के DNA का एक भाग दिखाया गया है। अगर लैक ऑपरेशन में जो है इसमें जो है क्या होता है, इसमें अनुपस्थिति होती है। कहते हैं निर्णायक प्रोटीन O को बाधित करती है और RNA जो है पोलीमरेज P को प्राप्त नहीं कर सकता है और ZY और जो है स्विच ऑफ बंद हो रहते हैं। इसमें जो है Y और A जो होते हैं और Z जो होती है स्विच ऑफ होता है, बाकी सब के सब ऑन होते हैं। अब जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है लैकेज के उपस्थिति में, देखिए लैकेज के उपस्थिति में क्या दर्शाया जाएगा। यहाँ पर आरएनए पोलीमरेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें निर्णायक प्रोटीन दिखेंगे जरा जुड़ा हुआ, लैक्टोज दिखेगा और बी ग्लोरोसाइटेस भी दिखेंगे और इसमें पेरीएमेज और जो है ट्रांसलेज भी दिखेगा। कहते हैं लैक्टोज पर कार्य करते हैं और इसका उपचय के ग्लूकोज ग्लूमेटेस में हो जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें उपस्थिति में अनुपस्थिति में दोनों ही क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दोनों चीज़ें जो है अपने जगह पे बहुत विशेष स्थान भी रखता है। इसमें डायग्राम में जो है नियामक लैक्टोज की ओर आकर्षित की होता है और वो स्थान हमेशा खुला हुआ रहता है, यानी यहाँ पर आरएनए जो है पॉलीमरेज को जो है प्रोमोटर जीन मिलते हैं और ZYA स्विच ऑन यानी चालू हो जाते हैं, अनुलेखन आरंभ हो जाता है और कोशिका के अंदर 3 जो प्रविकरणों का संश्लेषण भी हो जाना संभव होता है। कहते हैं उपरोक्त उदाहरण जो है प्रेरणी तंत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है और प्रोकैरियोटिक में दमनीय तंत्र भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और यूकैरियोटिक्स में जीन जो है नियमन अनेक प्रकार से अधिक जटिल होते चले जाते हैं और जीन अभिव्यक्त का नियमन जो है अनुलेखन के स्तर पर या HNRNA और mRNA में संसाधन में ट्रांसलेशन अथवा अनुवाद के पश्चात ऐसा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है और इसको आप डायग्रामेटिक भी समझ सकते हो। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है वो यूकैरियोटिक में जो है जीन नियंत्रण किस प्रकार होता है और इसका क्या महत्व है, इसको विषय में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है ड्रामेटिक, यानी डायग्राम के रिगार्डिंग दिखाया गया है। जो आपको सेल दिख रहा होगा इसमें अगर आप देखोगे तो DNA अनुलेखनी नियंत्रण, RNA संसाधितता नियंत्रण और प्राथमिक अनुलेख और mRNA दिखाएगा और इसमें केंद्रक भी आपको नजर आएगा। तो ये सारे कोडिंग का ही पार्ट है। अगर आगे हम देखें तो ये कोडिंग जो है आगे बढ़ जाती है, जैसे ट्रांसलेशन नियंत्रण, mRNA निम्नीकरण नियंत्रण और प्रोटीन क्रिया नियंत्रण, अक्रिय प्रोटीन, कोशिका झिल्ली। तो ये सारे चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग के लिए। तो ये आपको दिखाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जीन नियंत्रण के विषय में। कहते हैं अगर हम अनुवांशिक पदार्थ की संरचना अथवा अंश या संगठन में वंशागति परिवर्तन जो कि अगली पीढ़ियों के हस्तांतरण किया जा सकता है उत्परिवर्तन कहलाता है, यानी उत्परिवर्तन किया जाता है। इसमें उत्परिवर्तन एक जीन में भी हो सकता है, इसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं और ये क्रोमोसोम के एक भाग में कई जीन को प्रभावित कर भी सकता है, इसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी कहते हैं। कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इसमें कई जीन जो है संयोजित होते हैं और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण और दूसरा जो होता है गुणसूत्रों की रचना में परिवर्तन के कारण। तो ये जो है उत्परिवर्तन इन्हीं कारणों से होती है कि गुणसूत्रों की संख्या में किस प्रकार की परिवर्तन हुआ है और गुणसूत्रों की संरचना में किस प्रकार की परिवर्तन हुआ है। अगर किसी एक प्रजाति के विशेष इंडिविजुअल में गुणसूत्रों की संख्या नियमित है, उदाहरण के लिए अगर मानव में देखें तो आप देखोगे कि इसमें 46 पाया जाता है, लेकिन इसमें 2n की क्रोमोसोम होते हैं यानी 46 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नष्ट या युग्मित भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको पता ही है कि बहुत से डिसीज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो सारे डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, उसमें सिंड्रोम कई तरह के सिंड्रोम पाए जा सकते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम की वजह से ही ऐसा होता है और ये क्यों होता है कि क्रोमोसोम जो होती है नष्ट हो जाती है। ठीक है, संख्याओं में ऐसी परिवर्तन जो है अनुगुणित यानी एम्प्लोलिट्स कहलाता है। कभी कभी क्रोमोसोम का पूरा समुच्चय द्विगुणित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेस्ट यानी इंडिविजुअल में 3n और 4n क्रोमोसोम हो सकते हैं। इसे हम बहुगुणित यानी पोलोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। कहते हैं गुणसूत्रों संरचना में परिवर्तन के गुणसूत्री जो है विपक्षण यानी क्रोमोसोमल एवरेशंस भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं,
ठीक है। अगर देखो तो 4 प्रकार तो ये है। पहले लोपन है यानी डिटेक्शन, जिसमें क्रोमोसोम का एक खंड टूट कर निकल जाता है, यानी इसमें डिटेक्शन होती है। दूसरा होता है प्रतिलोपन, यानी प्रतिलोपन में क्या होता है, जिसको हम इन्वर्शंस भी कहते हैं, इन्वर्जन्स। इसमें क्रोमोसोम का कोई अंश टूटकर अलग हो जाता है और उल्टी दिशा के क्रम में फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद है ध्रुवीकरण यानी डुप्लीकेशन। इसमें जो है क्रोमोसोम का दोबारा निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और एटलीस्ट जो है ट्रांसलोकेशन, या ट्रांसलोकेशन में मतलब यही होता है कि एक क्रोमोसोम में दूसरे क्रोमोसोम का खंड जुड़ जाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों के चारों जो है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डिलेशन हो या इन्वर्शन हो या डुप्लीकेशन हो या ट्रांसलेशन हो। लोपन, प्रतिलोपन, द्विगुणित और ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो है जीन म्यूटेशन यानी उपरिवर्तन, या इसको बिंदु उपरिवर्तन भी कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें केवल एक ही जीन प्रभावित होता है उसे जीन उपरिवर्तन या बिंदु उपरिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। आपको पूर्व ज्ञान है कि जीन डीएनए का एक खंड होता है और इसको न्यूक्लियोटाइड्स के एक अनुक्रम का ही बना होता है। जब कभी हम जीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन होता है तो इसे हम फिनोटाइप्स में परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम जीन उपरिवर्तन के नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। पहला हमारे समक्ष आता है ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन क्या होती है, कहते हैं जब एक पिरोस बेस का दूसरे पिरोस बेस से या एक पिरोडोमिन बेस का दूसरे पिरोडिन बेस से प्रतिस्थापन होता है तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है ATGC ATGC, यानी इसका मतलब होता है कि ये जो बनेगा वो AGC और ATGC के रूप में रूपांतरित होगा। लेकिन हम ट्रांसवर्जन देखें, ट्रांसवर्जन जो होती है वो जब एक पिरोडिन बेस का जो है प्रतिस्थापन दूसरे पिरामिडन बेस से हो जाए तो इस प्रकार जो पिरामिडन बेस दूसरे पिरामिडन बेस से प्रतिस्थापन होता है तो इसको हम ट्रांसवर्जन भी कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ATGC ATGC में है, इसका ATGC के रूप में बदल गया। लेकिन आगे अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फ्रेम शिफ्ट आएगा। फ्रेम शिफ्ट जो होती है कभी कभी एक न्यूक्लियोटाइड्स की हानि या प्राप्ति के कारण पूरे जीन व जीनों के कोड बढ़ने का फेस बदल जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कैट 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 यानी CAT बनाया गया है, लेकिन अगर दूसरे में देखोगे इसका जो बनता है वो CAT एक बनेगा, उसके बाद ATC के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं कभी कभी हानि की वजह से ऐसा देखने को मिला है और ये सारे विकार तो आप पहले भी जान चुके हो। उसके बाद है हमारे समक्ष मिसोसेंस जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। कहते हैं अनुवांशिक कोड में परिवर्तन से एक दूसरा प्रोटीन जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन पैदा हो सकता है। यानी ये भी एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होता है, मिससेंस की वजह से होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारा है फिफ्थ नॉनसेंस। देखिए नॉनसेंस भी इसमें इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं यदि अनुवांशिक कोड इस प्रकार परिवर्तन होता है जिससे यह आधे रास्ते में ही एक निरोधक यानी कोडन स्टॉप कोडन बन जाता है तो कोई भी प्रोटीन उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि GAA और AAGAA के रूप में होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होती है वो GAA UA और AA के प्रोटीन के से रुक जाता है, क्योंकि इसमें UAA का जो है विरोधी कोडन हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है और ये काफ़ी खतरनाक भी रहती है जीन्स के लिए। उसके बाद है साइलेंट। देखिए साइलेंट का मतलब होता है चुप, साइलेंट है। जब न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन में कोई अभिलक्षण रूपी इनर फिनोटाइपिक परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइलेंट। ठीक है, यानी इसमें कोई तरह के जो है लक्षण परिरूपी नहीं होता है, तो इसका मतलब वो साइलेंट फीचर में जा चुका है। उसके पश्चात हमारा अंतिम जिस टॉपिक है वो है म्यूटेजन। म्यूटेजन जो होती है अनुवांशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन करने वाले अभिकर्ता म्यूटेजन कहलाता है। म्यूटेजन सर्वों में दो होते हैं, एक तो होते हैं विकिरण, एक होते हैं रसायन। अगर रेडिएशन में हम देखें तो एक्स किरण, UV किरण विकिरण आपको नजर आएगा, लेकिन रसायन में हम देखें तो इसमें मस्टर्ड गैस होती है और जो है एक्टोनोमाइसिन्स D पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने जीन उनके बारे में पढ़ा। आगे का जो हमारा चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना ना भूलना। ठीक है, आप इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। तो यही इसी आशा के साथ कि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।